हेलो दोस्तों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रेडी हो? बिल्कुल आ जाओ जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आज आपको सब कुछ बताऊंगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के क्या जरूरी है इस सब्जेक्ट में, ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, हम चार्टेड अकाउंटेंट के पूरी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आओ पढ़ते हैं एक बार। तो बेटा देखो, आपका है सीए इंटरमीडिएट, और सीए इंटरमीडिएट में जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे साथ साथ चीजें लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। सीए इंटरमीडिएट में जैसा कि आपको पता है दो ग्रुप है, एक है आपका ग्रुप 1, एक है ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में जो पेपर नंबर 4 है, ग्रुप 2 में जो आपका पेपर नंबर 4 है बेटा, ये बात करेगा किसके बारे में? ये बात करेगा आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अच्छे से पता है आपको, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बताया पेपर नंबर 4। जैसे आपके ग्रुप 1 में 3 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 में आपके 3 पेपर हैं, पहला है अकाउंट्स, दूसरा है लॉ, फिर तीसरा है टैक्स। वैसे ही ग्रुप 2 में भी आपके टोटल मिलाकर के 3 पेपर हैं। फोर्थ फिफ्थ नंबर पर आता है आपका ऑडिट, और सिक्स्थ नंबर पर आपका आता है एफएमएसएम। तो इसमें से जो आज मैं आपके साथ पूरी डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो पेपर नंबर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करो। क्या होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सर नाम से तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, नाम से तो सर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट वॉस्ट निकालना सीखेंगे इसमें। बिल्कुल सही बात। अब आप एक बात बताओ, सर समझ तो आया कुछ कॉस्ट के बारे में निकालना सीखेंगे, पर हम चार्टेड अकाउंटेंट इसको क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, मैं तो मान के चल रहा हूं आप सारे चार्टेड अकाउंटेंट ऑलरेडी बन चुके हो, है ना? तो हम क्यों समझ रहे हैं इसको? बेटा हम इसीलिए समझ रहे हैं ताकि आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाकर के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सको, क्योंकि कॉस्ट को कम करोगे तो प्रॉफिट होगा। अच्छा सर ऐसा कुछ है? हाँ बेटा ऐसा कुछ है। देखो आपके सामने बताता हूँ, आज सारा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, पेपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दूंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखना, जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आपने एक बहुत छोटी सी इक्वेशन पढ़ी थी, याद है क्या इक्वेशन होती थी? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है आपने? हाँ सर कुछ तो पढ़ा हुआ है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को प्रॉफिट निकालना है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सर सेल्स माइनस कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। या अगर मुझे प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है एक यूनिट का, तो आप एक यूनिट का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सर सेलिंग प्राइस ले लो एक यूनिट की, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट प्राइस एक यूनिट की। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो हमें अच्छे से पता है। ये तो आई होप आप सबको पता होगा, बचपन में पढ़ा हुआ है ना? सेल्स में से कॉस्ट जाएगी, प्रॉफिट आएगा। अब एक बात समझो, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं कोई प्रोडक्ट बना करके बेच रहा हूँ। लेट सपोज मैं ये पेन बना करके बेच रहा हूँ, मैं ये चश्मा बना करके बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ जिसका सेलिंग प्राइस 50 है। सेलिंग प्राइस आपका 50 है, कॉस्ट आपका 20 है, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 30 प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है सर। अब आप एक बात बताओ मुझे, आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, मैंने आपको बोला सर मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊं? बच्चा कहेगा सर सर एक काम करो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। अच्छा भाई ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं। लो आपकी बात समझ ली। अगर मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, बाकी सभी चीजों को वैसे ही रखा कि कॉस्ट मेरी 20 लग रही है, तो अगर आप कायदे से देखोगे तो जो भी मेरा मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। सही बात है। बट आप मुझे बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये सिनेरियो पॉसिबल हो पाएगा क्या कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो? मैं रिनॉल्ड्स का पेन बेच रहा हूँ 50 रुपए का, ठीक है, जैसे ही मैंने अपना प्राइस 60 रुपए करा, मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है वो मेरे से शिफ्ट होकर के किसी दूसरे प्राइस लेकर के चले जाएगा, किसी दूसरे का पेन लेकर के चले जाएगा, कोई भी कॉम्पिटिटर का वो पेन लेकर के चले जाएगा जो पेन उसे 50 में मिल रहा है। सही बात है। मैं चश्मा बना करके बेच रहा हूँ, आज मेरा चश्मा 1000 रुपए में बिक रहा है, सारे कॉम्पिटिटर का जो चश्मा है वो भी 1000 में बिक रहा है, पर बाद में क्या हुआ, मैंने अपना प्राइस 1200 कर दिया। आप आओगे मेरे पास लेने के लिए? आप बोलोगे अबे जा जा प्राइस बढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई और जाकर के ले लेंगे सामान। समझ आ रही है? तो भाई देखो, प्राइस को तो नहीं बढ़ा सकते, सीधी सी बात है ना। मतलब सर सेलिंग प्राइस को तो नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब एक नॉर्मल सी बात बोली जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप परफेक्ट कंपटीशन में अपने आप को ऑपरेट कर रहे हो, और परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते हो दादा। दूसरा तरीका सोचो, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? सर सर सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ सकती, कोई बात नहीं कॉस्ट को कम कर दो। एग्जैक्टली हमें कॉस्ट को कम करना सीखना है। देखो, तो हम कॉस्ट को कैसे, देखो आप सेलिंग प्राइस को तो नहीं बढ़ा सकते हो, तो अगर आपका सेलिंग प्राइस 50 है तो मैं बोलूं सेलिंग प्राइस तो यही रहेगा।
बट अगर किसी तरीके से मैंने कॉस्ट को थोड़ा बहुत भी कम कर दिया, थोड़ा बहुत भी, अभी 20 रुपए है, ज्यादा नहीं, अगर मैंने सिर्फ 5 रुपए से भी कॉस्ट को कम कर दिया, तो भाई क्या मेरा प्रॉफिट 5 रुपए से बढ़ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। सर क्या हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्या? यही तो आपको सीखना है। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो, आप मान के चलो आप बन चुके हो, मैं तो मान रहा हूँ आप बन चुके हो, ये सब तो फॉर्मेलिटी हो रही है खाली, बस आपको ये समझना है। तो आप अपना दिमाग वैसे ही लगाना, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो, आप एक किसी बड़ी कंपनी में गए हो, सामने वाला सीईओ आया, सीईओ ने आपके सामने फाइल रखी, कह रहा भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, तुम कॉस्ट कम करके दिखा दो। अब तुम्हारा दूसरा सवाल, सर हमने तो खाली 5 रुपए की कॉस्ट कम करी है, क्या इसके लिए वो हमें साल के 10-12 लाख रुपए देगा? बेटा 10-12 लाख नहीं देगा, 20 लाख देगा, 25 लाख रुपए देगा आपको। पता है क्यों देगा? एक नॉर्मल सी बात सोचो, आपने उसके एक यूनिट पे 5 रुपए की कॉस्ट सेव कर दी, एक यूनिट पे 5 रुपए की कॉस्ट सेव कर दी। निकालना जरा अपना कैलकुलेटर। मैं कहता हूँ पूरे साल में अगर उसने 10 लाख यूनिट बेचे, तो 10 लाख यूनिट पर उसकी जो सेविंग होगी, क्या 50 लाख रुपए की सेविंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपने कंपनी का 50 लाख रुपया बचाया, आपके हाथ में सैलरी आएगी 20 लाख 25 लाख, समझ रहे हो? इसीलिए तो हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। बात समझना, क्या ये चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल सर, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। सही बात है। क्यों? सर सेलिंग प्राइस है, आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ भाई मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना है, क्योंकि हर बिजनेस का सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है, साथ में कस्टमर को सेटिस्फाई करके भी रखना है। अच्छा, प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, और कॉस्ट को कम करने के लिए उन्हें जरूरत है आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, क्योंकि आप कॉस्ट करना कम करना सिखाओगे। अगर आपने उनकी एक यूनिट पे 1 रुपए की भी कॉस्ट कम कर दी ना, और वो पूरे साल में 50 लाख यूनिट बेचता है, तो 50 लाख रुपए आपने ऑर्गेनाइजेशन के बचा दिए। आपने 50 लाख ऑर्गेनाइजेशन के बचाए, तभी तो वो आपको सैलरी देगा। समझ रहे हो? तो बेटा ये तो मैं 1 रुपए 5 रुपए की बात कर रहा हूँ, कंपनी तो ये कहती है आप हमारी कॉस्ट को सिर्फ 2 पैसा 3 पैसा से कम करके दिखा दो, क्योंकि अगर आपने कम करना सीख लिया तो बस खत्म। इसीलिए तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसमें स्कोप है, क्या इसमें सर आगे जाके सैलरी मिलेगी? बेटा बिल्कुल मिलेगी, बहुत तगड़े लेवल पे मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी है वो तो हार मान चुकी है, कंपनी कह रही है 20 रुपए से कम कॉस्ट नहीं हो सकती। तो आपको यही तो पढ़ना है कि हम उस 20 रुपए की कॉस्ट को और कम कैसे करके दिखाएंगे, वो सारी बातें हमें पढ़नी है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एक चीज तो समझ में आ गई पढ़ना क्यों है। अब सर पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा, अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो पहले समझो तो सही कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो देखो एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ तक आपने चीजें लिख ली होंगी है ना। अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। देखो जो मैंने अपने एग्जांपल में 20 रुपए की कॉस्ट ली थी, अभी के लिए मान लेते हैं खाली जो मैंने इसमें 20 रुपए की कॉस्ट ली थी, आप खुद बताओ मुझे पेन बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए होगा। आप जो भी खर्चे देख लो, पता है वो 3 कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। पहला मटेरियल, क्योंकि पेन बनाने में कुछ ना कुछ मटेरियल लगा होगा। आप बोलोगे सर सर्विस इंडस्ट्री में भी मटेरियल लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं आज आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बुक का मटेरियल नहीं है? मटेरियल लगता है, बिल्कुल मटेरियल। दूसरा लगता है आपका लेबर, और लेबर के अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को मैं अभी के लिए क्या मानते हुए चल रहा हूँ, एक्सपेंसेस को मैं अभी के लिए मानते हुए चल रहा हूँ ओवरहेड्स। लो पूरा लिख देता हूँ ओवरहेड्स, आगे जाकर के मैं इसको अलग अलग करूंगा, बट क्योंकि मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, तो मैंने बोला कि भैया 3 चीजें आपकी लगती हैं। ठीक है, क्या क्या 3 चीजें लगी हमारी? किसी भी कॉस्ट को समझने के लिए, मैं इधर कर देता हूँ उसको, किसी भी कॉस्ट को समझने के लिए, या अगर आपको पूरी की पूरी कॉस्टिंग समझनी है, तो भाई उसके देखा जाए तो सिर्फ 3 पार्ट होते हैं। पहला मटेरियल, फिर लेबर का खर्चा, बनाने का खर्चा आएगा, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो भैया मैं भी तो लेबर का काम कर रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा जो भी बच गया वो एक्सपेंसेस या ओवरहेड। ध्यान रखना मैं आगे जाकर के एक्सपेंसेस और ओवरहेड को भी बाइफरकेशन में लाऊंगा, पर आज हमारी पहली क्लास है, आज मैं आपको बस एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, एक्सपेंस और ओवरहेड। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने पेन बनाया, पेन बनाने के लिए बॉडी लगी, ठीक है, इसकी प्लास्टिक की बॉडी लगी, क्या है? मटेरियल है, उस यूनिट के साथ लिंक है आपका, ठीक है, मटेरियल है। दूसरा, उसके बाद एक बात सोचो, आज मैं फैक्ट्री में मटेरियल लग गया, मैंने सोचा कल सुबह आऊंगा जादू से बुम पेन बन जाएगा। पेन बन जाएगा क्या? भाई पेन नहीं बनेगा, पेन के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर भी चाहिए होगा। फिर तीसरा, सर मेरी फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, एक्सपेंसेस। मेरी फैक्ट्री के बाहर मैंने गार्ड बिठा रखा है, कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस में। मैंने अपने शोरूम में एक बंदा बिठा रखा है जो सेल कर रहा है, कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस में। ठीक है, मेरा एक बंदा है जो मार्केट में जाके अलग अलग शॉप्स में पेन बेच रहा है, कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस। पहले क्लियर हुआ मटेरियल लेबर एक्सपेंस। आप बेटा कोई भी चीज देख लो, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जांपल ले लो, या तो मटेरियल होगा या लेबर होगा, जो बच गया वो एक्सपेंसेस है। सर मतलब मैं एक्सपेंसेस में ये भी लिख सकता हूँ,
जो चीज मेरी मटेरियल नहीं है, जो चीज मेरी लेबर नहीं है, वो क्या है? वो एक्सपेंस है। गाड़ी बनाने का एग्जांपल ले लो, आपने गाड़ी बनाई, लोहा लगा, प्लास्टिक लगी, जो लगा, स्टील लगी, जो भी लगा, क्या है? मटेरियल। ऐसी बन जाएगी? नहीं सर, लेबर काम करेगा, चाहे मशीन्स काम करे, लेबर भी साथ में बैठेगा, लेबर। ठीक है, उसके बाद जो भी बच गया वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए आपको बड़ी सी स्पेस चाहिए, लोगों को रखना पड़ेगा। ऐसे लोग जो बना तो नहीं रहे लेकिन और काम कर रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया कंपनी का, कहाँ जाएगी उसकी सैलरी? इसमें जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ तक सर, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो क्या मैं आपको एक नॉर्मल सी बात कह सकता हूँ? ये तो 20 हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट आई थी, क्या मैं आपको एक नॉर्मल सी बात कह सकता हूँ? सर जो भी हमारी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के सिर्फ 3 मेजर हेड होते हैं। एक होता है मटेरियल, एक होता है आपका लेबर, और लेबर के अलावा आपका जो भी बच गया, लेबर के अलावा आपका जो भी बच गया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, या उसे प्यार से नाम देते हैं ओवरहेड। ओवरहेड को आप OH भी लिख सकते हो, बाद में ये मत बोलना ओह ये क्या होता है ओह। ठीक है, ओवरहेड का नाम है OH, प्यार से मैंने उसे OH बुलाया। ठीक है, तो सर ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कॉस्ट की, धीरे धीरे करके सब समझेंगे ना। तो कॉस्ट को 3 तरीके में बांटा जा सकता है, मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड में। दूसरा, अगर मैं यहाँ से आपके साथ आगे चलूँ, देखो यहाँ तक तो सर समझ में आता है। क्या दूसरा, मैं कॉस्ट को इस बेसिस पे बांट सकता हूँ? आप मुझे बताना। ऊपर तो था सारे खर्चे आ गए कॉस्ट के, अब क्या मैं कॉस्ट को इस बेसिस पे भी बांट सकता हूँ क्या? सर कॉस्ट 2 प्रकार की होती है मेजरली देखोगे तो, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, और एक होती है आपकी कौन सी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर एग्जाम्पल दो, सर एग्जाम्पल दो, समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एग्जाम्पल लो। डायरेक्ट कॉस्ट, मैं पेन बना रहा हूँ, जो भी खर्चा इस पेन से सीधा सीधा रिलेटेड है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे इस पेन को बनाने में प्लास्टिक लगा, जितना लाओगे उतना इसमें लगाओगे, क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। इस पेन को बनाने में लेबर का आधा घंटा लगा, तो जो लेबर को आधे घंटे की पेमेंट कर रहे हो, इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी दुकान पे रेनॉल्ड्स के पेन बना करके बेच रहा हूँ, तो मेरे को रेनॉल्ड्स वाले चाचा को भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने रेनॉल्ड्स वाले चाचा को बोला तुम्हारे जितने पेन बिकेंगे मैं तुम्हें हर पेन के ऊपर रॉयल्टी दूंगा, हर पेन के ऊपर रॉयल्टी दूंगा। कौन सी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ पा रहे हो? तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, आगे सब लिखवाऊंगा, पहले अभी समझो। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है उस यूनिट के साथ, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अब बात करते हैं, सर ये मैं जहां पर भी बना रहा हूँ वो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में क्या हो रहा है? फैक्ट्री का रेंट जा रहा है। क्या फैक्ट्री का 10 लाख का रेंट इसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में आप 1 लाख पेन भी बना सकते हो, 2 लाख भी, 10 लाख भी, कितने भी पेन बना सकते हो, तो मैं डायरेक्टली इस पर खर्चा नहीं डाल सकता। तो वो कौन सी हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मेरी बहुत बड़ा सा मेरा ऑफिस है, और ऑफिस में मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी रिसेप्शनिस्ट बैठा रखी है, उस रिसेप्शनिस्ट की सैलरी क्या मेरे पेन के ऊपर डायरेक्टली एसोसिएटेड है? नहीं है। खर्चा तो हुआ है ना, पर डायरेक्टली नहीं है, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ सर, सर कुछ कुछ तो पल्ले पड़ रहा है, कुछ होती है डायरेक्ट, कुछ होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझो, समझना। तो पहला हमने कॉस्ट को बांटा मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड या एक्सपेंसेस में। फिर मैंने आपको बोला कि कॉस्ट को आप 2 तरीके से और बांट सकते हो, जिसमें एक आता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट, और एक आता है आपका क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही बात है? हाँ सर। अगर मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बताऊं, तो बेटा इस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी तो 3 हिस्से होंगे। आप बताओ, क्या इस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर भी 3 हिस्से होंगे? बिल्कुल। क्या क्या? सर एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, पेन पे लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि देखो मटेरियल तो और भी लगता है, जैसे आप मशीन में ऑयल डाल रहे हो ताकि मशीन अच्छे से चले, पर क्या मशीन में ऑयल डालना इस पेन के साथ डायरेक्टली लिंक है क्या? नहीं। इस पेन के साथ डायरेक्टली लिंक है इसकी प्लास्टिक, इसकी रिफिल, उसमें डलने वाली इंक, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एक होगा डायरेक्ट लेबर, एक होगा डायरेक्ट लेबर, और एक क्या होगा आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमने ऊपर लिखे थे। बस हमने बोला डायरेक्ट के अंदर अपने अपने डायरेक्ट होंगे। सेम क्या उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें क्या होगा? उसमें होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना बेटा, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, इन्हीं इनडायरेक्ट कॉस्ट का प्यार से जो नाम पड़ता है वो पड़ता है ओवरहेड्स। क्या अब आपको एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स में फर्क समझ आया? ओवरहेड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, जो भी आपके इनडायरेक्टली है वो कौन से हो जाएंगे? ओवरहेड्स।
बट डायरेक्ट में कौन से आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, पर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो सर। देखो पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ पेन का एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा पेन का, आप बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? आप बताओ, आपसे पूछता हूँ पेन के लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? प्लास्टिक। ठीक है। पेन के लिए डायरेक्ट लेबर क्या होगा? सर एक वर्कर है, एक वर्कर को एक पेन बनाने में 20 मिनट लग रहे हैं, तो इस 20 मिनट की आपने उसको जो भी वेजेस दी, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर। ठीक है। मैंने रेनॉल्ड्स की एजेंसी ले रखी है, रेनॉल्ड्स वाले चाचा ने बोला तुम अपने पेन बनाओ, रेनॉल्ड्स का नाम यूज करो, लेकिन जितने पेन बचे, जितने पेन आपके बिकेंगे ना, हर पेन पे 5 रुपए मुझे उस चाचा को देने, रेनॉल्ड्स वाले चाचा को। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखूं? रॉयल्टी की कॉस्ट। ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा पेन आप बना करके बेचोगे, हर पेन पे 5 रुपए हम उसको दे रहे हैं रेनॉल्ड्स वाले को, तो क्या हर पेन के साथ लिंक है? हाँ सर। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन क्या मैं सीधी सीधी देते जा रहा हूँ? हाँ। हर पेन पे 500 पेन बनाए, 500 इंटू 5, 1 लाख पेन बनाए, 1 लाख इंटू 5 देते जा रहा हूँ। कौन सा खर्चा? डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? जो मटेरियल नहीं होगा, लेबर नहीं होगा, वो एक्सपेंस होगा। जैसे खुद सोचो, क्या रॉयल्टी का खर्चा मटेरियल है? नहीं सर। क्या रॉयल्टी का खर्चा लेबर में आएगा? नहीं सर। क्या हो गया? एक्सपेंस। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है। सर इनडायरेक्ट मटेरियल बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा आपका? लो बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल का आप एग्जांपल लिखो। इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा, ये इसका एग्जांपल हो गया, ये इसका, ये इसका। पेन से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं किससे रिलेटेड कर रहे हैं? पेन से रिलेटेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा मशीन का ऑयल, मशीन में जो आप ऑयल वगैरह डालते हो वो पेन से डायरेक्टली लिंक नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? अकाउंटेंट की सैलरी, अकाउंटेंट की आने वाली सैलरी। ठीक है। या कोई भी गार्ड बैठा है, कोई भी गार्ड बैठा है उसकी सैलरी। ठीक है। ये क्या हो गया? लेबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताओ, जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, क्या होगा? सर जैसे रेंट, ना तो मटेरियल है ना लेबर है, पर खर्चा तो हुआ है। क्या खर्चा पेन से डायरेक्टली लिंक है? नहीं दादा। कैसे लिंक है? इनडायरेक्टली। समझ में आया? आप कोई भी, आप किसी दुकान पे जाकर के खड़े हो, आप कुछ खा रहे हो, उसकी ना कॉस्टिंग निकालो। जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूँ, मैं समोसा खाने गया, मैदे की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, आलू की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। वहां पे एक बंदा बैठा है जो समोसे के कोन बना रहा है, देखा तुमने? जिसकी बड़ी सी तोंद होती है, मोटा सा होता है, जो तल रहा होता है, हमेशा मोटा ही होता है, तो वो तल रहा है, उसको जो पैसे मिल रहे हैं डायरेक्ट लेबर। अच्छा सर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसमें कोई? डायरेक्ट एक्सपेंस देखना पड़ेगा, मटेरियल हटा दो, लेबर हटा दो, उसके अलावा कोई खर्चा होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है। सर इनडायरेक्ट में उसकी दुकान का रेंट आ गया, उसके बाहर एक बंदा और बैठा है जो सिर्फ पैसे ले रहा है, तो समोसे से उसका कोई लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेंट वगैरह हो गया। ऐसे हम देखते रहेंगे। बताओ, आप कहीं भी जाओ, हर चीज की कॉस्टिंग कैलकुलेट करो, आपके ना खून में बच जानी चाहिए कॉस्टिंग। ठीक है। अभी आप थोड़ी देर में क्या करोगे? कैलकुलेटर उठाओगे। सर एक बैच में 1000 बच्चा पढ़ाते हैं, हर बच्चे की फीस इतनी है, रेवेन्यू इतना, सर की कॉस्टिंग क्या आ रही है? बस इतनी सी कॉस्टिंग, हाय राम इतना प्रॉफिट, ऐसे निकालते हैं। हर प्रोफेसर की हम यही तो करते हैं। ठीक है कि भैया सैलरी देखो, मतलब सेल्स देखो, सेल्स कितनी, कॉस्ट देखो, प्रॉफिट निकालो। ठीक है जी। तो आपको हर इंडस्ट्री की कॉस्ट पता लगनी चाहिए, इसीलिए तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा बहुत तो घुस रहा है सर, मजा आ रहा है। देखो कॉस्ट को बांटा, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। दूसरी तरीके से बांटा, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर 3 हिस्से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 हिस्से, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खत्म। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। सर हम कॉस्ट को किसी और बेसिस पे भी बांट सकते हैं। हाँ बेटा, आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो देखो और भी चीजें पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कॉस्ट को एक तरीके से और बांटा जा सकता है। किस तरीके से? सर कॉस्ट ना हमने बचपन में पढ़ा था सर, हमारी बचपन वाली बात भी तो करो सर। हमने बचपन में पढ़ा है। मैं कहा क्या पढ़ा है? सर कॉस्ट पढ़ी है ना, एक होती है फिक्स कॉस्ट, पढ़ा है? फिक्स कॉस्ट जो हर जगह क्या होती है? सेम फिक्स कॉस्ट। एक कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट, पढ़ा? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट सर जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है वो कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। जो प्रोडक्शन के घटने से घटती है कौन सी कॉस्ट? आपकी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट का मतलब नहीं, फिक्स तो लगेगी, प्रोडक्शन करो, बढ़ाओ, कम करो, बिल्कुल ना करो, फिक्स कॉस्ट तो वैसे की वैसे। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के करने से बढ़ेगी, प्रोडक्शन के कम होने से कम होगी। सर हमने एक और पढ़ी है, आपको पता है? ये दोनों तो बहुत आसान है। हमने एक और पढ़ी है जिसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट।
तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपने अलग पेन से क्यों लिखा? क्योंकि बेटा फिक्स और वेरिएबल तो हर बच्चे को पता है, हम भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पर आज इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बताता हूँ, है ना। फिक्स कॉस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेंट है फिक्स है, आप 10 यूनिट बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, आएगा ही आएगा। वेरिएबल कॉस्ट, आप बाहर से आलू लेकर आए हो समोसे के लिए, तो जितने ज्यादा समोसे बनाओगे उतना ज्यादा आलू की कॉस्ट, जितने कम समोसे उतनी आलू की कॉस्ट कम, जीरो समोसा जीरो आलू की कॉस्ट, ठीक है सर। सेमी वेरिएबल, सर सेमी वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है, आधा आधा नहीं, सेमी का मतलब आधा आधा मत समझना, जिसके अंदर थोड़ा बहुत पार्ट फिक्स का भी होगा और थोड़ा बहुत पार्ट वेरिएबल का भी होगा, मिक्सचर जिसमें दोनों के फीचर है, सेमी वेरिएबल जिसमें फिक्स भी है वेरिएबल भी है। सर सेमी वेरिएबल का एग्जांपल दो ना, नहीं समझ आया, एक एग्जांपल दो सर, एग्जांपल से समझेंगे। तो एग्जांपल मैंने आपको बोला, आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक सेल्समैन है और आप अपने सेल्समैन को सैलरी दे रहे हो, फिक्स सैलरी, और आपने टारगेट बोला है कि अगर इसके ऊपर तो गया तो हम देखो सेल का 10% कमीशन भी देंगे। तो आपने एक उसे फिक्स सैलरी दे दी, फिक्स कंपोनेंट भी आ गया, और उसके ऊपर वो जितने ज्यादा यूनिट बेचेगा हर यूनिट के उसको अलग से भी पैसे मिल रहे हैं। कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल, ठीक है। आपको पता है जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आप नेट का एक रिचार्ज कराते थे, नेट के रिचार्ज में भी ऐसा होता था, जैसे आपने 100 रुपए का रिचार्ज कराया, 100 रुपए में आपको 10 GB डाटा मिला मान लो, तो 10 GB मिला 100 रुपए का, ये तो फिक्स कॉस्ट है। अगर वो खत्म हो गया उसके ऊपर हर MB का अलग से कॉस्ट लगती है, तो वहां दोनों कॉस्ट आ रही है ना, फिक्स भी आ रही है और वेरिएबल भी आ रही है, ठीक है। बाकी आपके घर में बिजली का बिल भी आता होगा, बिजली के बिल में चेक कर लो, बिजली के बिल में भी दो कॉस्ट होती है, एक तो मीटर का फिक्स रेंट होता है, फिर उसके प्लस आपने जो जो यूनिट यूज करे होते हैं हर यूनिट की अलग से कॉस्ट लगती है, तो फिक्स और वेरिएबल दोनों को मिला दो सेमी वेरिएबल, ठीक है सर। हाँ सर, मजा आ गया सर, मजा ही आ गया बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर आपने मतलब कॉस्ट तीन तरीके से पढ़ाई, हाँ, एक कॉस्ट है मटेरियल लेबर ओवरहेड, एक कॉस्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक कॉस्ट है हमारी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कैसी भी हो सकती है सर कॉस्ट तो। हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। आओ आगे बढ़े यहाँ से। अब देखो सर, आप ना आज की क्लास में हमें बता दो हम कॉस्ट कैसे कम करें, सर मजा आ जाएगा अगर आपने ये बता दिया तो। आओ देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आगे आने वाली ऑलमोस्ट हर डिस्कशन में काम करेगा मेरा, एक एग्जाम्पल समझना, ठीक है। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल तो डिस्कस करेंगे ना दादा, ठीक है। एग्जाम्पल चालू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, हमारे सिलेबस में बेटा ये भी है कि सेमी वेरिएबल को आप कैसे कैसे बांटोगे फिक्स और वेरिएबल में, उसके 5 मेथड पढ़ने हमें, और 5 मेथड, हाँ बेटा 5 मेथड पढ़ने हैं, पेपर में कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा आज पहली क्लास है तो तुम लोगों को सच बता ही दूं, बेटा ये तो पढ़ाई वढ़ाई और पढ़ाना तो मैं करता ही रहता हूँ, और इस पढ़ाने के साथ साथ मेरी एक फैक्ट्री भी है, ठीक है। मेरी जो फैक्ट्री है ना उसमें हम टी शर्ट और शर्ट बना करके बेचते हैं। तो आओ मैं आपको बताता हूँ मेरी कौन कौन सी फैक्ट्री है। देखो मेरी 3 फैक्ट्री है बेटा, एक फैक्ट्री है दिल्ली में कहीं पर होगी, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एक मेरी दूसरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री नंबर दूसरी, ये है आगरा में कहीं पर होगी, पता नहीं कहाँ है, और एक फैक्ट्री है मेरी कहाँ पर, साउथ में केरला में, ठीक है। अब समझना हमारा काम कैसे कैसे चलता है, हमारी 3 फैक्ट्री है। सबसे पहली फैक्ट्री क्या करती है, सबसे पहली फैक्ट्री बाहर से कॉटन लेकर के आती है और कॉटन से क्या बनाती है, धागा। सबसे पहली फैक्ट्री क्या करती है, कॉटन से बनाती है धागा। अगली फैक्ट्री इस यान को लेती है और यान से बनाती है कपड़ा, क्लोथ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जैसे ही ये क्लोथ आ जाता है, इस क्लोथ से हम बना देते हैं टी शर्ट्स, टी शर्ट या शर्ट हम कुछ भी बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। ये 3 काम हम करते हैं। तो देखो बेटा फैक्ट्री 1 में खर्चे कैसे आते हैं समझना। फैक्ट्री 1 में मेरा कुछ मटेरियल का खर्चा लगता है, क्योंकि आपको पता है खर्चा तो सिर्फ 3 नाम में बढ़ता है, कोई भी खर्चा उठा लो, या तो मटेरियल होगा या लेबर होगा, जो नहीं हुआ वो एक्सपेंस या ओवरहेड होगा, आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी एक्सपेंस है या ओवरहेड है। मटीरियल, मेरा मटीरियल का खर्चा आता है, लेबर का खर्चा आता है, ओवरहेड का। तो बेटा पहली फैक्ट्री में एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉटन से धागा बना रहा हूं तो मान लेते हैं मटेरियल का खर्चा आ रहा है 50 रुपए, ये आ रहा है 30 रुपए, ये आ रहा है मेरा 20 रुपए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं सर। तो मेरी अभी तक टोटल कॉस्ट आ रही है 100 रुपए की। 100 रुपए की कॉस्ट क्या है, जब आप कॉटन से धागा बना रहे हो। अब धागे से क्लोथ बनेगा, तो जब धागे से क्लोथ बनेगा तो पहले तो ये वाली कॉस्ट ले लो, है ना, एक तो धागे वाली कॉस्ट,
धागे वाली कॉस्ट है 100 रुपए। अब इसमें बाकी खर्चे भी जोड़ते हैं, धागे वाली कॉस्ट 100 रुपए आ गई। अब धागे से कपड़ा बनाने में और भी कॉस्ट आएगी, क्या क्या, उसका अपना मटेरियल लगेगा, है ना, इसका अपना लेबर लगेगा, इसका अपना ओवरहेड लगेगा। मान लो मटेरियल लगा इसका, और कितना मटेरियल मान लेते हैं, कितना लगा 30 रुपए का मटेरियल मान लेते हैं, 30 रुपए, ये मान लेते हैं 20, ये मान लेते हैं 10, कितना हो गया। तो धागे की अपनी कॉस्ट थी और फिर मटेरियल से कपड़ा बनाने में और कुछ चीजें मटेरियल लगी, लेबर लगा, ओवरहेड लगा, टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 160 रुपए। ठीक है, मतलब 160 रुपए तक मैं कह सकता हूँ पूरा कपड़ा बन गया, जिसमें 100 रुपए का धागा है और बाकी खर्चे और आए हैं। ठीक है, अब कपड़े से टी शर्ट बनाने में क्या होगा, तो एक तो क्लोथ का अपना खर्चा है कितना, 160 रुपए का क्लोथ का अपना खर्चा है। साथ में हमने क्या करा बेटा, साथ में हमने यहाँ पर मटेरियल भी लगाया, हमने यहाँ पर लेबर भी लगाया और ओवरहेड भी लगाया। यहाँ मटेरियल लगाया 20 रुपए का, ये 50 रुपए का, फिर ये 20 रुपए का, 90 हो गए। हाँ, तो सर मेरा टोटल जो कॉस्ट आई पूरी टी शर्ट बनने में, जो मेरी टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई है 250 रुपए की। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 250 रुपए की। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको जो मैं सेल कर रहा हूं, जो मेरा सेलिंग प्राइस है एक टी शर्ट का, मैं 400 रुपए पे अमेजोन पे, मिंत्रा पे, अपनी फैक्ट्री में, हर जगह मैं 400 रुपए में बेच रहा हूँ। कॉस्ट कितनी, 250 की। आप बताओ मेरा प्रॉफिट कितना। अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं तो सर प्रॉफिट कितना हो गया, बैलेंसिंग फिगर 150। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, यहां तक आपको सब समझ आया। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हो आपकी 3 फैक्ट्री थी। हाँ सर, मेरी 3 फैक्ट्री थी। पहली फैक्ट्री में काम हो रहा था, दूसरी फैक्ट्री जिसमें कपड़ा बन रहा था, तीसरी फैक्ट्री में जाकर के फाइनली टी शर्ट बन रही थी और फिर वो कस्टमर को बेची जा रही थी। कॉस्ट आ रही थी, सेलिंग प्राइस इतना था, प्रॉफिट इतना आ रहा था। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है, कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम की है। सर इतना काम तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी कर सकते थे, हम नहीं करते। जो आप ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना, और जो आप 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ते हो, जो आप बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप पता वहां पे क्या करते हो। सर वहां पर तो हम ना सीधा दिखाते हैं कि पूरा टी शर्ट बनने के लिए आपने मटेरियल कितने का खरीदा, टी शर्ट बनने के लिए मटेरियल कितने का खरीदा, बताओ मटेरियल कितने का खरीदा। 50 रुपए का ये था मटेरियल, 30 रुपए का ये, 20 रुपए का ये। अगर आप तीनों का जोड़ोगे तो टी शर्ट बनने के लिए जो टोटल मटेरियल आया, मटेरियल कितने का आया बेटा, 100 रुपए का। टी शर्ट बनाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं लेबर कितने की लगी, ये देखो लेबर कितने की लगी, 30 रुपए की, 20 रुपए की और 50 रुपए की। करना 30 20 50, 30 20 और 50 कितने की आई, 100 रुपए की। अगर मैं आपसे ओवरहेड की बात करूं, ओवरहेड लगे 20 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, टोटल 50। तो यहाँ पर टोटल जो आया 250 रुपए की कॉस्टिंग आप इस तरीके से बताते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समझना। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं। अगर आप मटेरियल बाहर से लेकर के आए हो, मटेरियल टू बैंक करोगे या मटेरियल टू क्रेडिटर करोगे, मटेरियल टू कैश करोगे, यही एंट्री पास करोगे ना। तो आपको साल के एंड में जाकर के तो बस ये पता चलेगा मटेरियल आया 100 रुपए का, लेबर का खर्चा हुआ 100 रुपए का। जैसे हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, आप डेबिट साइड में दिखाओगे ओवरहेड के नाम का खर्चा इतना। क्या आप मुझे फाइनेंशियल अकाउंट से ये बता सकते हो क्या, सर कपड़े से टी शर्ट बनाने में मटेरियल कितना आया, या धागे से कपड़ा बनाने में मटेरियल या लेबर कितना आया। सर हम नहीं बता सकते, उसी के लिए तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स तो बस टोटल खर्चा बताता था, यहां पर क्योंकि नाम कॉस्ट है तो हम उसके डिटेल में जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, अब आप समझे हो, अब आप उसके डिटेल में जा रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ ऊपर से खर्चे बताए जाते थे। यहाँ पर तो एक एक स्टेप के बाद पता चल रहा है मटेरियल इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना। अच्छा समझ आया। अब देखो, अब आपको बता दो आप कॉस्ट कम कैसे कर पाओगे, क्योंकि सारी कॉस्ट आपको पता है। ठीक है, अब ऐसा मानते हैं, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं, एग्जाम्पल हमारा वही चल रहा है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको मार्केट में यान मिल सकता है, यान कैन बी परचेज फ्रॉम मार्केट। और जो आपको यान मिल सकता है वो मार्केट से मिल रहा है कितने रुपए का, 90 रुपीज़ का। आप बताओ मैं 90 का मार्केट से लेकर के आऊँ, या मेरे घर में यान को बनाने की, कॉटन से धागा बनाने की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है, तो मैं 100 रुपये की घर में बनाऊँ या बाहर से 90 का लाऊं। सर फिर क्यों घर में बना रहे हो, फिर तो बाहर से लेकर के आओ ना, बाहर सस्ता मिल रहा है। तो सर मतलब ये जो हमारी फैक्ट्री 1 है जो कॉटन से धागा बनाती है, इसको बंद कर दे। अरे बंद मत करो ना, अभी पूरी बात सुनो, ठीक है। यान आपको बाहर से मिल रहा है 90 रुपए का, लेकिन अगर बेटा आप मार्केट में जाते हो, अगर आप मार्केट में जाते हो और मार्केट से अगर आप कपड़ा खरीद के लाते हो, क्लोथ खरीद के लाते हो, तो पता है क्लोथ कितने का मिलता है, क्लोथ मिलता है 180 रुपए का। अब आप देखो
अगर क्लोथ तक मैं चीज बनाऊंगा घर में तो घर में मेरे को पड़ेगी 160 रुपए की, पर बाहर से मिल रही है 180 की। तो पता है मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री वन बंद नहीं कर रहा। जो मेरी फैक्ट्री वन है ना, फैक्ट्री वन में ये काम नहीं करता, मैं कॉटन से धागा नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को धागा तो बाहर से सस्ता मिल रहा है, तो मैं बाहर से धागा ले आऊंगा। और फैक्ट्री टू का काम यहीं करूंगा, क्योंकि भाई सस्ता पड़ेगा, बाहर से 180 का था, यहाँ 160 का पड़ रहा है, तो वो काम यहीं पर करते जाऊंगा। फैक्ट्री थ्री का सारा काम यहीं करूंगा। आपकी देखना आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे सर? धागा मेरे को बाजार से मिल रहा था 90 रुपए का, मैं घर में कितने का बना रहा था, 100 रुपए का। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं अगर आपको बोलूं, मेरे को तीन चीजें हैं। पहला है, ऐसे लिखता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ। सबसे पहला था फैक्ट्री वन, फैक्ट्री वन का मेरे ऊपर खर्चा था, फैक्ट्री टू का खर्चा था, और फैक्ट्री थ्री का खर्चा था। तीन फैक्ट्री थी, ठीक है। तो देखो मैं अपनी रिवाइज कॉस्ट कैसे निकाल सकता हूँ वो समझना। मैं अपनी रिवाइज कॉस्ट कैसे निकालूंगा? सर फैक्ट्री वन क्या कर रही थी, कॉटन से धागा बना रही थी, पर मैं वो धागा कहाँ से लाऊंगा, मैं यान को ले आऊंगा मार्केट से, क्योंकि मेरे को अपने यहाँ पर कॉस्ट आ रही थी 100 रुपए की, बाहर से कितने का मिलेगा, बाहर से मिलेगा 90 रुपए का, ठीक है। फैक्ट्री टू के सारे खर्चे घर में करूंगा, क्योंकि बाहर से 180 का पड़ रहा है, पर मेरे पास देखो भाई, मेरे पास 160 का आ रहा था। तो अब मैं फैक्ट्री टू के सारे खर्चे, मटेरियल लेबर ओवरहेड 30 20 और 10, ये देखो मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये खर्चे यहीं पर कर दूंगा। कितने हो गए, 30 20 और 10। फैक्ट्री थ्री का तो सारा खर्चा, क्योंकि बाहर से सीधा मिल ही नहीं रहा, तो वो खर्चा तो मैं यहीं कर ही रहा हूँ। ये खर्चा तो मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। कितना कितना खर्चा, 20 50 और 20। इसका अपना खर्चा 20 50 और 20 जोड़ना बेटा, सब कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आप रिवाइज कॉस्ट देखोगे, ठीक है, मैंने फैक्ट्री वन बंद नहीं करी, ध्यान रखना, मैंने फैक्ट्री वन बंद नहीं करी है, मैं बाजार से ला रहा हूँ धागा। मैंने फैक्ट्री वन में भी जो काम फैक्ट्री टू में चल रहा था, वही काम वहां पे भी चला दिया। भाई ठीक है ना, काम अच्छे से हो पाएगा। एक चीज बाहर सस्ती मिल रही थी, वो बाहर से ले आया, बाकी जो मैं घर में सस्ता बना रहा हूँ वो घर में बना रहा हूँ। आपने इन सबका टोटल करा, रिवाइज कॉस्ट आई 240 की, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो चेंज करना ही नहीं, सेलिंग प्राइस तो आपका अभी भी 400 है। आप देख लो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, पहले प्रॉफिट 150 का था, अब प्रॉफिट हो गया हमारा 160 का। तो क्या आपने कॉस्ट कम कर दी? हाँ, इसके हमारे को पैसे मिलते। ये देखो, पहले प्रॉफिट था 150 रुपए का, अब प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, प्रॉफिट हो गया 160 का। क्योंकि बस मैं एक चीज बाजार से लेकर के आया हूँ, बाकी सब तो मेरा इन हाउस ही चल रहा है, ये सब तो मैंने इन हाउस ही बनाते हुए चल रहा हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको कभी भी नहीं बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंट तो टोटल खर्चा बताएगा 250 का। भाई जब टोटल पता है तो कम कैसे करोगे? तो इसीलिए तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मेरे को मटेरियल भी पता है, मेरे को लेबर भी पता है, ओवरहेड भी पता है। मैंने सब जोड़ा, मैंने कहा भैया कॉटन से धागा बनाना मेरे को घर में महंगा पड़ रहा है, बाहर से सस्ता पड़ रहा है, तो वो बाहर से ले आता हूँ। बाकी आगे की सारी प्रोसेसिंग में मेरी एडवांस मशीनरी है, वहां मेरी कॉस्ट कम आ रही है, दोनों को जोड़ो मेरी कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। अब आप समझ रहे हो भाई कितना वास्ट सब्जेक्ट होगा, हमें हर इंडस्ट्री की कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को कम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कराओगे, आपका फायदा तो होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा सर, अब समझ में आया, अब अच्छे से क्लियर हुआ कि आप हमें पढ़ाना क्या चाहते हो। ठीक है सर, मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। ठीक है, आगे चले। आओ, अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है समझना। सिलेबस, तो सिलेबस भी बेटा इसका कुछ अलग अलग पार्ट्स में है, देखो, क्योंकि कॉस्ट आपके लिए नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आपने फाउंडेशन में कहीं नहीं पढ़ा, 11 12 में कहीं इसका जिक्र भी नहीं हुआ। तो सिलेबस में सबसे पहला एक आपका चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन, जो आपको ये बताएगा अलग अलग कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट आएगी, संक कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सब पढ़ेंगे। पहले बेसिक तो समझो, इंट्रोडक्शन तो समझो, ठीक है सर। जैसे ही आप ये कर लोगे, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स आते हैं कॉस्ट के, देखो इसके बाद आएंगे हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बेटा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा है, कॉस्ट टोटल मिला करके तीन चीजों से मिल करके बनती है, एक है मटेरियल, एक है आपका लेबर, और लेबर के साथ एक चैप्टर है क्या, ओवरहेड्स। ठीक है, तो देखो मैं आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ आप क्या पढ़ोगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ तक तो हमारे को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मैं इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, दिख तो रही होगा आपको, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आपने सारी चीजें पढ़ ली, तो भाई मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे देखो हमने यहाँ पर निकाला कि क्या कहते हैं, कॉटन से धागा बनने की कॉस्ट 100, धागे से कपड़ा बनने, टोटल कॉस्ट आपकी 160 की आ गई। और टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट चल रही है अभी तक की, ये टोटल कॉस्ट है, फिर ये टोटल कॉस्ट है, फिर यहाँ तक आते हैं क्यूमुलेटिव कॉस्ट है।
तो हर एक की अलग अलग कॉस्ट मेरे को पता होनी चाहिए, है ना। तो क्या करूंगा मैं, जब ये सारा कुछ समझ लूंगा तो उसके बाद मैं इन सब को एक स्टेटमेंट में लिखूंगा। भाई यहाँ तक की कॉस्ट इतनी, फिर और खर्चे जोड़े, यहाँ तक की कॉस्ट इतनी, ऑफिस तक गए इतनी कॉस्ट, शोरूम तक गए इतनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी। तो उसके लिए मेरे को क्या बनानी पड़ेगी, मुझे बनानी पड़ेगी कॉस्ट शीट। क्या बनानी पड़ेगी, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कुछ नहीं होगा, जितना पार्ट आपने पढ़ा है, जो भी कॉस्ट आपने पढ़ी है, इसको एक स्टेटमेंट में लिखना, उसी को क्या बोला जाता है, कॉस्ट शीट। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर। जब आप कॉस्ट शीट भी बना लोगे, कॉस्ट शीट के बाद आपको इसका अकाउंट्स बनाने पड़ेगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, जनरल एंट्री पास करते हो, वैसे इसके भी अपने अकाउंट बनेंगे। उसको बोला जाता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये भी आपका एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग का एक पार्ट हुआ जिसमें इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद एलिमेंट आएंगे, मटेरियल में क्या पढ़ोगे, लेबर में क्या पढ़ोगे, ओवरहेड्स क्या होगा, ओवरहेड के साथ साथ सबको पढ़ने के बाद एक कॉस्ट शीट बनाओगे, एक स्टेटमेंट बनाओगे, तब साथ में एंट्री भी तो पास करोगे ना। जैसे 11th-12th में हमने बेसिक जनरल एंट्री सीखी थी, परचेजेस टू कैश, है ना, जो भी हम सीखते थे, कैश टू सेल्स, वैसी कॉस्टिंग की भी अपनी एंट्री है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग से बोलते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक पार्ट हुआ आपका पूरा का पूरा किसका, कॉस्टिंग का, एक सिलेबस का एक पार्ट। ठीक है, इसके बाद और भी पार्ट आता है, और क्या पार्ट आता है समझना। देखो, जैसे ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स का एक रिफाइन वर्जन हमारा और है, यहाँ लिखता हूँ चैप्टर नंबर 7, ओवरहेड्स का एक रिफाइन वर्जन है जिसको बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है समझना, बहुत ईजी है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत ईजी। पहले के टाइम पे क्या चलता था, ओवरहेड्स का पुराना वर्जन चलता था, आज हमें वो भी पढ़ना है, ये पुराना एक्टिविटी बेस बस नया है। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड दो पार्ट में, एक ट्रेडिशनल एक नया वाला। तो पहले क्या होता था, मान लो मेरी कंपनी पेन भी बना रही है, पेन के साथ साथ मेरी कंपनी चॉकलेट भी बना रही है, मेरे पास टोटल मटेरियल और लेबर के अलावा टोटल खर्चा आया 40 लाख का। तो पहले क्या होता था, इस 40 लाख के खर्चे को मैं 20 लाख बांट देता था, या किसी भी एक बेस पे बांट देता था कि खर्चा हुआ है, दो प्रोडक्ट है, सीधा बांटो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, ऐसे मत बांटो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कह रहा है, मान लो इस 40 लाख के अंदर 10 लाख एक खर्चा है और बाकी का 30 लाख एक खर्चा है। 10 लाख सेल्स कमीशन है या सेल्स वाले बंदे की सैलरी है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स वाले बंदे ने सारी मेहनत चॉकलेट बेचने पर करी हो, पेन बेचने पर मेहनत ना करी हो, क्योंकि भाई वेल स्टेब्लिश कंपनी थी, पेन तो इसके डायरेक्टली ऐसे ही बिक रहे थे। भाई अगर उसने सारी मेहनत चॉकलेट बेचने पर करी है तो ये सारा खर्चा चॉकलेट पे जाना चाहिए। मतलब आपको और ज्यादा एक्टिविटीज के बारे में पता चला तो आपने खर्चा एक्टिविटी के बेसिस पे बांटा। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, पहले तो इक्वल बांट रहे थे, फिर मुझे पता चला जो बाकी 30 लाख है वो दोनों में आधा आधा बंटना चाहिए। तो पहले क्या होता था, एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे खर्चा इक्वल बढ़ता था या कोई एक बेसिस पे बढ़ता था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको बहुत सारी एक्टिविटी दे दी और ये बोला TTMM, तू तेरा रख मैं मेरा रखूंगा, दो प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट है, तू तेरा खर्चा देख, तेरा क्या है मैं अपना देखूंगा। तो उससे कॉस्ट और ज्यादा एक्यूरेट निकल कर आई। समझो, पूरी मार्केट में सेलिंग प्राइस एक है, तो भैया मेरे को तो अपनी कॉस्ट एक्यूरेट निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि कॉस्ट एक्यूरेट आएगी तभी तो प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा। एक चैप्टर आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ सर यहाँ तक क्लियर हुआ। सिलेबस बता रहा हूँ ना, तो सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी तो करते चलूँ साथ साथ। ठीक है सर, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे समझना। एक चैप्टर आता है आपका बहुत नॉर्मल सा चैप्टर, यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग बहुत नॉर्मल सी बात है। क्या होता है यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग, देखो मैं सेम पेन बना रहा हूँ, मैंने 10 लाख पेन बनाए, पूरा पेन बनाने में खर्चा आया 30 लाख रुपए का और टोटल पेन बने 10 लाख। आपने डिवाइड करा, हर पेन की कॉस्ट आ गई कितने, 3 रुपए पर यूनिट। हर पेन की कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट। तो अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यूनिट या आउटपुट के बेसिस पर जिन जिन इंडस्ट्री में कॉस्टिंग होती है वो अपना खर्चा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो मैं पेन की जगह बॉटल्स बना रहा हूँ, पानी की बॉटल बना रहा हूँ, मेरा टोटल खर्चा आया 20 लाख का, टोटल बनी 2 लाख बॉटल, 20 लाख को 2 लाख से डिवाइड करा, आपको पता चलेगा 10 रुपए की कॉस्टिंग हर बॉटल में आ रही है। ठीक है, पर आप खुद सोचो सर ये खर्चा मैं हर जगह तो नहीं लगा सकता ना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने 20 फ्लैट बनाए, अब भाई हर फ्लैट, उसमें से कुछ फ्लैट लग्जरी थे, कुछ फ्लैट अलग थे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला मैंने 20 फ्लैट बनाए हैं, मैंने टोटल बनाए 20 फ्लैट और 20 फ्लैट पे खर्चा आया मान लेते हैं 40 लाख। क्या अब आप ये काम कर सकते हो कि 40 लाख को 20 से डिवाइड कर दो? मैं आपको कह रहा हूँ फ्लैट अलग अलग है, कोई फ्लैट बड़ा है कोई फ्लैट छोटा है, तब तो ये नहीं लग सकता ना, इसलिए फिर हम उसके लिए अलग चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अलग से आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है जो अब हमारा यहाँ से हट भी चुका, चैप्टर ही डिलीट हो गया। ठीक है, तो देखो हर इंडस्ट्री की कॉस्टिंग अलग अलग निकलती है, जो प्रोडक्ट टोटली सेम है वहां लगता है यूनिट और आउटपुट। ठीक है, इसके बाद एक आता है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग।
जॉब एंड बैच कॉस्टिंग क्या है भाई? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बैच में बनते हैं। इसका बैच का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। बैच का बेटा सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है? मेडिसिन। आप कभी भी देखना, आप दवाई का कोई भी पत्ता उठाओ, दवाई के पत्ते पे या दवाई के जो भी मेडिसिन का एक बड़ा सा पत्ता होता है, उसके पीछे आप देखोगे वहां पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, एक्सपायरी डेट ये है, वहां पे लिखा होता है बैच नंबर कौन सा। मतलब अगर उस दवाई में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो अगर उस बैच में 100 पत्ते बने हैं, मार्केट से सारे के सारे 100 पत्ते जा करके हटा दो। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीजें बैच में बनती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा वॉल्वो कंपनी का, जो गाड़ियां बनाती है। वो जो वॉल्वो की गाड़ियां होती है वो एक बैच में बनती है। मान लो एक बैच में 100 गाड़ियां बनी, और 100 में से अगर एक गाड़ी में भी कोई डिफॉल्ट हो गया तो मार्केट में जाकर के वो 100 की 100 गाड़ियां रिप्लेस करके उन्हें नई गाड़ियां देते हैं। तो वो होता है जहाँ पे बैच कॉस्टिंग लगती है हमारी। समझ में आया? यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट जो बैच में बनाए जा रहे हैं। सर जॉब का एग्जांपल, जॉब का एग्जांपल हर कस्टमर के हिसाब से जॉब अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं फ्रीलैंसिंग का काम करता हूँ और मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास कोई बंदा आया। बंदा कहता है सर आपको हमारे घर पे इवेंट मैनेज करना है, इवेंट मैनेजमेंट का काम दिया, शादी मैनेज करनी है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग आएगी। दूसरे बंदे ने बोला आपको हमारे यहाँ आकर के सिर्फ मेहंदी का फंक्शन मैनेज करना है, उसकी कॉस्टिंग अलग आएगी। किसी बंदे ने बोला हमारे यहाँ आकर के बस आपको गेस्ट का सारा देखना है, गेस्ट आए खाना पीना खा करके जाए, एक छोटा सा फंक्शन है, उसकी कॉस्टिंग अलग आएगी। तो सर जॉब के हिसाब से जहाँ पे कॉस्टिंग निकाली जाती है एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? जॉब कॉस्टिंग। समझना, आपको पेपर में कभी भी नहीं लिखा जाएगा जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, यूनिट का है, बैच का है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। तभी तो आज पहली क्लास में बता रहा हूँ कि क्या क्या है। हाँ सर, हाँ सर, थोड़ा बहुत तो समझ आया। अब सर कोई ना कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस हो, है ना? जैसे देखो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, हमने अलग अलग प्रोसेस पढ़े थे कि सबसे पहले आपने धागे का क्या करा था, आपने सबसे पहले कॉटन से यान बनाया, कॉटन से धागा बनाया, फिर आपने धागे से क्लोथ बनाया, फिर क्लोथ से शर्ट बनाई। तो अलग अलग प्रोसेस है। जैसे जूस बनाने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जूस में सबसे पहले आप बाहर से फ्रूट लाओगे, फिर उसकी सॉर्टिंग करोगे, कौन सा बढ़िया है, कौन सा खराब है, कौन सा कैसा है, फिर पल्प एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर प्रिजर्वेटिव्स मिलाओगे, जब जाके आएगा, फिर बैटल में बॉटल्स में पैक करोगे। ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, बाहर से स्टील वगैरह लेकर के आ गए आप पहले, है ना, या जो भी था, फिर आपने एक ढांचा बनाया, डिजाइन बनाया, फिर गाड़ी बनाई, फिर असेंबलिंग करी, या जो भी था, गाड़ी बन गई, फिर पॉलिश करी, अलग अलग प्रोसेस। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, यहाँ तक तो हमारे को सारा पार्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, मतलब सर ये जो पार्ट है कॉस्टिंग सिलेबस का, ये इंडस्ट्री रिलेटेड है कि इंडस्ट्री कैसी कैसी होंगी एग्जैक्टली। प्रोसेस वाली इंडस्ट्री हो सकती है, सेम यूनिट वाली हो सकती है, जॉब वाली, बैच वाली, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, इसीलिए सेम पेन से लिख रहा हूँ, प्रोसेस से रिलेटेड ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी आप प्रोसेस बनाते हो तो प्रोसेस में आपके दो प्रोडक्ट निकल करके आते हैं, एक होता है जॉइंट प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट, जब भी सेम प्रोसेस है। जैसे अब पेट्रोल है, पेट्रोल से भी अलग अलग प्रोडक्ट निकल जाते हैं, कि पेट्रोल कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल से अलग अलग निकल जाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ऐसे। अगर आपको पता हो जब आप शुगर केन से शुगर एक्सट्रैक्ट करते हो तो मोलेसिस एक प्रोडक्ट निकलता है, तो कौन सा प्रोडक्ट जॉइंट होगा और बाय प्रोडक्ट मतलब कचरा, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो है। ठीक है, जैसे एक भद्दा सा एग्जांपल देता हूँ, जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो भी तो जॉइंट प्रोडक्ट है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है सर, हमने सारी कॉस्टिंग देख ली, आप बताओ आपकी कॉस्टिंग कहाँ पर आएगी? तो सर हम बैठे हैं सर्विस इंडस्ट्रीज। हम कहाँ बैठे हैं? सर्विस इंडस्ट्री में। तो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्टिंग कैसे निकलती है वो भी सीखेंगे। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री की जगह मैं सर्विस कॉस्टिंग लिख दूं, ज़्यादा अच्छा वर्ड है ना? सर्विस कॉस्टिंग, या जिसका एक नाम और है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। चलो वो तो जब आएगा जब बात कर लेंगे, बात एक ही है, नाम एक ही है, सर्विस कॉस्टिंग। जैसे हॉस्पिटल वाले लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बैंकिंग वाले लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, कॉस्ट कैसे आएगी? सीएमए वाले लोग हैं, सीए हम हैं, हम प्रोफेशनल की तरह सर्विस दे रहे हैं, टीचिंग वाले हैं, स्कूल वाले हैं, कोई भी है, कैसे सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, आप ये पढ़ोगे। भाई आप अपना पूरा दिमाग दौड़ा लो, जहां जहां जो जो कॉस्ट लग सकती है हमने सारी उस इंडस्ट्री की कॉस्ट निकली। तो ये वाला जो आपका एरिया है पूरा का पूरा, ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये एरिया कौन सा होता है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिलेबस का। तो पहले वाला क्या था? पहले वाला था आपका कॉस्ट के एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन को अगर ऊपर रखा जाए तो पहले है एक आपका कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट है, फिर हर अलग अलग इंडस्ट्री में कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी। क्योंकि पेपर में कभी नहीं लिखा आएगा ये चैप्टर लगाओ, आपको खुद पढ़ के देखना है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और कैसे करना है। तो पहले थोड़ा बहुत आइडिया तो ले। हाँ सर। अच्छा, मतलब ये है सर। हाँ देखो बेटा, आपके पूरे सिलेबस का नाम क्या है? पूरे सिलेबस का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। सिलेबस का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
तो अभी तक जो हमने बात करी वो सारी की सारी हमने बात करी बेटा कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट से रिलेटेड 12 चैप्टर पढ़ लिया हमने, है ना, थोड़ा बहुत समझ लिया मतलब। अब इसके बाद आएगा आपका लास्ट सेक्शन, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, जो कॉस्ट आप पढ़ चुके हो बस उस कॉस्ट को मुझे क्या करना है, मैनेज करना है। तो देखो जो भी कॉस्ट अभी तक आपने पढ़ी, सारी कॉस्ट जो भी आपने पढ़ी, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज। और मैनेज कैसे करोगे, मैनेज करने के लिए अपने आप में 3 छोटे छोटे से चैप्टर, छोटे तो नहीं है वैसे पर बोल रहा हूँ छोटे छोटे, आपको बहुत आसान लगेंगे, बढ़िया लगेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। एक चैप्टर होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्या होता है थोड़ा सा बताऊंगा अभी। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक चैप्टर का नाम होता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। ग्रेजुएशन में कॉस्ट अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, यहाँ पर आपका सब सेम है, कॉस्ट भी पढ़नी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़नी है। और एक लास्ट पार्ट आता है आपका बजटरी कंट्रोल, बजट भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जितनी भी आपने कॉस्ट पढ़ी, अब उस कॉस्ट को आपको मैनेज करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने कॉस्ट के स्टार्टिंग में एक टारगेट रखा होगा कि मुझे मटेरियल का खर्चा 10 रुपये लाना है, 10 रुपये से आगे नहीं बढ़ना। पूरा साल निकल गया, पूरे साल के बाद आपने देखा कॉस्ट तो 12 रुपये आ रही है, तो अब आप कंट्रोल करो, है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कंट्रोल है। 10 रुपये की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कॉस्ट तो 12 की लगी है, भाई साहब 2 रुपये का वेरिएशन क्यों आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या छोटी मोटी बातें करते हो, 2 रुपये, अरे बेटा छोटी मोटी बात नहीं है। अगर पूरे साल में 20 लाख यूनिट बेचे तो हर यूनिट पे 2 रुपये की कॉस्ट, मतलब 40 लाख से खर्चा बढ़ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, लास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ दोनों को कंपेयर करते हैं, और अगर कोई डेविएशन या कोई वेरिएशन आ रही है तो वो चेक करते हैं ताकि उसे आगे सुधारा जा सके। क्लियर हुआ, हाँ सर। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बेसिकली डिसीजन मेकिंग करेंगे। जैसे अभी ऊपर हमने डिसीजन मेकिंग करी कि फैक्ट्री 1 का जो काम है आप यहाँ मत करो, बाहर से ले आओ, बाहर से सस्ता पड़ रहा है, तो कब मुझे बाहर से लाना चाहिए, कब मुझे घर में बनाना चाहिए, घर में बनाने की और क्या क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये सब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। या आपका पहला सवाल, सर मैं कितनी सेल करूं अगर मैं को साल में 20 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग काम में आएगा। या मैं आपको बताऊं मैं एक बैच में कितने बच्चे पढ़ाऊं ताकि मेरी कॉस्ट खाली ब्रेक इवन हो जाए, मुझे कुछ कमाना नहीं है, बस कॉस्ट ब्रेक इवन हो पाए, सारी चीजें हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। और सर जहां बात खर्चों की आ रही है तो वहां पे बजट तो होगा ही होगा, बजट तो बनाना पड़ेगा। बजट तो आपके घर में मम्मी भी बनाती है ना मम्मी, कैलेंडर पे लिखती है, मम्मी पापा लिखते हैं कैलेंडर पे आज इस महीने में ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा, काम वाली आंटी को इतने पैसे देने हैं, ड्राइवर को इतने पैसे देने हैं, गाड़ी साफ करने वाले को इतने पैसे देने हैं, न्यूज़पेपर का खर्चा इतना, ये क्या है, बजट। बजट भी तो बनाना पड़ेगा। तो ये है बेटा आपका पूरा का पूरा। बताओ अच्छे से क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर तो हुआ सर, मतलब 100 मार्क्स में इतना इतना पढ़ना पड़ेगा, हाँ सर 100 मार्क्स में इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 100 मार्क्स की बाइफरकेशन कैसे है वो भी बता देता हूँ। अगर आप 100 मार्क्स की बाइफरकेशन देखोगे तो 100 मार्क्स में से 100 में से 50 मार्क्स आपका ये आता है यहाँ से, ये पूरा जो मैंने ऊपर से ये लिखा है ये आता है आपका एक पार्ट 50 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आपको कॉस्टिंग में जस्ट पास होना है इतना करके चले जाओ, 50 मार्क्स पूरे। ये इंस्टीट्यूट का बाइफरकेशन है, ये आता है 50 मार्क्स का। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ये आते हैं आपके 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स में छोटे छोटे इतने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 25 मार्क्स। और ये तो बेचारे 3 मासूम से चैप्टर जो आते हैं पेपर में 25 मार्क्स के। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस होता है। पार्ट 1 इसमें इंट्रोडक्शन और एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, पूरी स्टेटमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक की सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ लगेगी, जॉब, बैच यूनिट, बहुत छोटे छोटे मासूम से चैप्टर, ठीक है, कुछ नहीं है, सूखे चैप्टर बिल्कुल। 25 मार्क्स। लास्ट के 3 चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको पढ़ करके, पूरा 25 मार्क्स हो गए, पूरे 100 मार्क्स। ये है आपका सिलेबस। होप आपको मजा आया होगा। जैसे आज की क्लास में आपको मजा आ रहा है बेटा, ऐसे ही पूरी कॉस्टिंग हंसते खेलते हो जाएगी। चाहे एमसीक्यू की बात करूं, थ्योरी की बात करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं, सब आपको कराऊंगा, सारी कॉस्टिंग आपके अंदर से निकालूंगा, देखना आपको मजा आएगा, ठीक है। सर एक चीज खाली और बता दो, पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बस इंट्रोडक्शन का सारा खेल खत्म हो जाएगा हमारा। देखो एक लास्ट बात और करते हैं, पेपर पैटर्न। आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा, है ना। तो देखो बेटा पेपर पैटर्न कैसा आता है, यह आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है पूरा, है ना। तो आपका जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, इस 100 मार्क्स में से जो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इस 100 मार्क्स के पहले करे गए 2 टुकड़े। क्या क्या 2 टुकड़े हुए वो वैसे तो आपको भी पता है, ठीक है। इस 100 मार्क्स के हमने करे 2 टुकड़े। पहला है 30 मार्क्स के एमसीक्यू, एक तो आएंगे आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू,
और बेटा जैसे फाउंडेशन में होता था कि हर 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2-2 मार्क्स के ज्यादा एमसीक्यू होते हैं, 1-1 मार्क्स के कम होते हैं। ठीक है, बस यहाँ एक बहुत बढ़िया बात है, क्या, जो फाउंडेशन में होती थी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आज ही आप मेरे से प्रॉमिस करो, ठीक है, आज ही प्रॉमिस करोगे, इंटर में हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू है, एक प्रॉमिस करो सारे के सारे एमसीक्यू टिक करके आओगे, छोड़ के कोई नहीं आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं तो तुक्का तो लगा के आना, छोड़ना मत भाई। कभी अगर एमसीक्यू कोई गलत आता है पेपर में या कुछ होता है, मार्क्स तो मिलेंगे ना, तो आप लिख करके सारे आओगे, मार्किंग नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। तो 30 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें जनरली 2 मार्क्स वाले 5-6 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। केस बेस्ड सिनेरियो आता है ना, कई बार 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 20 मार्क्स वो हो गए, 10 मार्क्स के 1-1 एमसीक्यू आ गए, ऐसा होता है। ठीक है सर, केस बेस्ड सिनेरियो सब बेटा आपकी क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ आपका नहीं छोड़ेंगे, पूरा आईसीआई का मटेरियल खत्म करेंगे, आईसीआई के सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हुआ 30 मार्क्स। अब सुनो आगे, इसके अलावा 70 मार्क्स का पेपर आएगा आपका सब्जेक्टिव। 70 मार्क्स का पेपर क्या आएगा आपका, सब्जेक्टिव। तो इस 70 मार्क्स में आपके क्या होंगे, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 आपका मैंडेटरी होता है, क्वेश्चन 1 आपका मैंडेटरी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब होता क्या है, अगर नॉर्मल बाइफर्केशन देखें तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका मैंडेटरी है 14 मार्क्स का, तो टोटल 5 क्वेश्चन करने होंगे ना। तो यहाँ पर आपको आगे के 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे। और एक बात और बताता हूँ, कॉस्टिंग का ऐसा कभी नहीं होता कि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, वो 14 मार्क्स में भी बाइफर्केशन करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में मान लो ऐसा कर सकते हैं वो, कि एक आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर 5 मार्क्स का पूछ लिया, फिर 4 मार्क्स का पूछ लिया। बेटा मैं तो क्या करूंगा, मैं सारे आपको चैप्टर कराऊंगा, जैसे पहला चैप्टर कराया, पीछे के सारे पेपर आपके सामने खोल के रख दूंगा, आप देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन है, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, देखना सब आपसे हो पाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, आरटीपी एमटीपी सब कुछ हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप के डाउट का नंबर है 9971752041। तो ये आप नंबर नोट कर लेना बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप का डाउट वाला नंबर है। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पूछना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और सारी अपडेट आपको वहीं पर आती रहेंगी। ठीक है जी, हाँ सर। तो 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी है, तो और यहाँ से आपको अगले 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ये भी 14 मार्क्स ईच होंगे, 14 मार्क्स ईच। और आपको कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन। यहाँ कितने करने हैं, 4। तो 4 क्वेश्चन यहाँ करे, एक क्वेश्चन यहाँ करा, टोटल मिला करके 70 मार्क्स ये हुए, 30 मार्क्स ये हुए, पूरे के पूरे 100 मार्क्स आप टारगेट करके चल सकते हो मेरे सब्जेक्ट में। पूरे में से पूरे 100 मार्क्स भी बच्चों के आते हैं, ये ध्यान रखना बस। ठीक है जी, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ये जो इंट्रोडक्शन की फाइल है, ये मैंने जो भी लिखा है मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप से जा करके इसको ले सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करना सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें ये फाइल भी आ जाएंगी, और आगे की सारी क्लासेस आपको पता ही है कैसे देखनी है, क्या करना है, सबको पता है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से लगा होगा। पूरी की पूरी कॉस्टिंग ऐसे हम करेंगे, टारगेट रखेंगे इस बार 100 मार्क्स पूरे लाने हैं कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को पढ़ा करके बहुत ज़्यादा मजा आया। लव यू ऑल, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।